नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पहली बार हुआ है लेकिन कमाल हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी ना तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और ना ही बीजेपी में टिकट फाइनल करने को लेकर होने वाली बैठकें दर बैठकें हुई हैं जो अक्सर हम देखते रहे। फिर भी बीजेपी ने अपने 39 सीटों के टिकट फाइनल कर दिए, अनाउंस कर दिए। ऐसा संभवतः मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार है जब चुनाव के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया हो। एक दिन पहले जब दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई तो खबरें चनकर सामने आई थी कि पार्टी किसी एबीसीडी फॉर्मूले पर काम कर रही है। अगर इस फॉर्मूले की खबर को सही माने तो बीजेपी ने फॉर्मूले के डी पर अमल शुरू कर दिया। सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए जिन्हें बीजेपी 2018 में उस वक्त हार गई थी जब वो कुर्सी की जंग भी हार गई थी। पहली सूची में जो कुल 39 नाम हैं, इनमें 8 अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति के हैं। करने वाले सूची की मीमांसा अपने नजरिए से कर रहे हैं, पर जो करीने की तरह दिख रहा है उसमें दो बातें साफ हैं। अव्वल तो यह कि पार्टी ने आधा दर्जन से ज्यादा उन चेहरों पर फिर से भरोसा जताया जो इससे पहले चुनाव हार गए थे, यानी कार्यकर्ता को हर कीमत पर खुश किया गया। दूसरा यह कि सिंधिया समर्थक चेहरों को फिर से टिकट देने की गारंटी खत्म होती दिख रही है। सूची में आलोक शर्मा जैसे वो कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें जब जहां जो जिम्मेदारी दी गई उसे निभाते दिखे, तो दूसरी तरफ राजकुमार मेव और प्रीतम लोधी जैसे वो चेहरे भी जो बगावत के लिए तैयार तत्पर दिखते थे। हार जीत के तराजू पर बीजेपी की पहली सूची के नाम किस और वजनदार दिखेंगे, आज जवाब तो देना होगा। मैं इसी पर पूछेंगे सवाल और भी बहुत सारे मसलों की मीमांसा करेंगे। क्या यह टिकट स्थायी है, स्थायी के मायने यही रहेंगे चुनाव तक, या कुछ फेरबदल की भी गुंजाइश है? जैसे रुझान आने शुरू हो रहे हैं, कई जगह कुछ जगह विरोध भी शुरू हुआ है। तो बहुत सारे होंगे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। अमूमन हम इस शो में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एक पैकेज, लेकिन आज वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वक्त ज्यादा चाहिए होगा और आप सबको ये बात पता है जो टिकट अनाउंसमेंट हुआ वो दिन में हुआ, तो लिहाजा आप सबके पास वो जानकारी है। सीधे डिबेट में आते हैं। सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका तारुफ में आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया जी। ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। धनोपिया साहब का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं दुर्गेश केशवानी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख चुके, देशदीप सक्सेना। देशदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं दुर्गेश जी से। तो दुर्गेश जी, ये टिकट आपको क्या लग रहा है? बहुत कमाल है, बवाल है क्या? और बिल्कुल ये जीत की गारंटी है क्या जो अभी पहली लिस्ट जारी हुई? देखिए प्रवीण जी, निश्चित जीत की गारंटी है और कमाल है, बवाल तो खैर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो सामूहिक निर्णय लेती है। और निश्चित ही जब हम 2018 में आपके समक्ष बैठे थे जी, तो हमने उसको स्पष्ट किया था कि हार जीत परिणाम में कोशिश करना हमारा काम है। जीत हमें उत्साहित नहीं करती और हार से हम विचलित नहीं होते, हार की समीक्षा करते हैं। और निश्चित ही हमने इसकी समीक्षा की और समीक्षा के बाद जो चीज निकल के आई वो आपके सामने है कि हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है हमारा। 24/7 365 दिन 5 के बीच में रहने वाले थे। और हमने हमारा नेतृत्व ने, जहाँ हम लंबे समय से हमने आकांक्षी विधानसभाओं का उनको वो किया था, क्योंकि हमारे प्रभारी वहाँ पे काम कर रहे थे और लंबे समय से हम देखते हुए आ रहे थे कि जिन सीटों जिन सीटों पर हम समय वो कम पड़ता है और हमारा जो विपक्षी दल है वो वहाँ पे काबिज है, तो हमने एक रणनीति के तहत आज हमने उनको पहले उसको घोषणा कर दी। अच्छा, ये राजकुमार मेव और प्रीतम लोधी, दो नाम पे अपन ज्यादा थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो बगावत के लिए भी तैयार रहते थे। आज एक और वो जो आम आदमी पार्टी से आए बालाघाट से, जिन्हें आपने दिया, थे भले आपके पुराने लेकिन चले गए थे वहां। तो मतलब ये तय कर लिया कि सबका साथ सबका विकास यहाँ टिकट पे भी एप्लीकेबल हो गया क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये जब नीचे से जब समीक्षा होती है, जब कार्यकर्ताओं का चयन करने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और देश तुल्य कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ हैं। पर उसमें से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके लिए पार्टी सामूहिक
निर्णय लेती है। और जो आज 39 ठीक है। कैंडिडेट जो कार्यकर्ताओं का घोषणा हुई, वो निश्चित रूप से मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और आने वाले समय में पार्टी ने उनके ऊपर ठीक है। उनके ऊपर दायित्व जो ठीक है दिया सर, है, बहुत वक्त वो दिया उनको दुर्गेश जी। पहले सवाल में एक बार धनुप्रिया साहब को इन कर लेते हैं। हालांकि बहुत आदर्श स्थिति की बात आप कर रहे थे, धनुप्रिया साहब से ही पूछ लेते हैं। धनुप्रिया साहब, पहली लिस्ट आपसे आगे निकल गए ये लोग, प्रचारित ये था कि आप पहले आएंगे, पहले ये आ गए। देखिए प्रवीण जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक चर्चा के तौर पर चर्चा है, इसलिए हम लोग भाग ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं अपने मित्र दुर्गेश केसवानी देख रहा था, दबंग नेता हैं, बहुत बयानदारी आवाज़, ऐसा बोलते थे कि टीवी से बाहर निकल जाएंगे। आप उनकी आवाज़ को समझ लीजिए, क्या हो रहा है विचारों के साथ। उन्हीं साथ अन्याय हो गया, वो खुद उत्तर से कैंडिडेट होने की संभावना उनकी थी, आज क्या हुआ। ऐसे अब ये होगा कि भाजपा के लोग भाजपा को निपटाएंगे, ये मान के चलना। सबको मालूम पड़ गया क्या करना है, 4 महीने 5 महीने टाइम है, सब हिस्ट्री निकाल लाएंगे, किसने कितना कमाया, आलोक ने महापौर में क्या किया, ध्रुव नारायण का सहरा महसूस क्या हुआ, सारी चीज़ निकल के ऐसी आएंगी, ये सब इधर उधर घूमते देखेंगे। और पहली बात ये कि संभावित है, चुनाव आचार संहिता के बाद ही प्रत्याशी होता है, फार्म भरता है तब प्रत्याशी कहलाता है, उसके पहले ये उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवार है ये, पर संभावित आधे नाम से ज़्यादा बदल जाएंगे, ये नोट कर लीजिए आप। ये सब अभी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए आपने कहा कि आपको क्या लेना देना, वो तो दूसरी पार्टी है, तो बदले या रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप, मैंने पहले ही कह दिया, राजनीतिक चर्चा इसी भाग ले रहे हैं हम लोग, अदरवाइज आपके लिए अनुकूलन वाले हैं कि डरावने हैं कि आपके लिए कैसे हैं? 2018 में भी इनको निपटाया था, फिर निपटाएंगे, हमें क्या चिंता है, हमारे पास कुछ ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हमारा अपना एक एजेंडा वो है साफ तौर पे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, पहले प्रत्याशी घोषित करने से अब इनके ही मत इनको निपटा देंगे, पक्का मान लो। दुर्गेश जी आऊंगा एक बार, पहले देवदीप जी को इन कर लेता हूँ, उसके बाद आपका ही टर्न है। देवदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, लिस्ट आपको कैसी लग रही है देख के? देखिए, हमने कई लिस्टें देखी हैं इसके पहले भी। देखिए, एक तो सरप्राइजिंग फैक्टर तो है, बहुत जल्दी है, अभी नवंबर के 3rd वीक में शायद चुनाव हो सकते हैं, अभी कोई डेट भी नहीं आई है, इसलिए बहुत जल्दबाजी है लिस्ट में। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट में शायद ये प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं और बदल भी सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक सरप्राइज फैक्टर है। और ये सरप्राइज फैक्टर बीजेपी को शायद देने की आदत है, गुजरात में भी उन्होंने दिया था। तो ऐसा लगता है कि जो नाम हैं लिस्ट में, वो तो यहाँ के नेताओं ने शायद रिकमेंड किए हैं, जैसे उसमें, लेकिन प्रमुखता से ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी की ज़्यादा उसमें से रही है। और लेकिन जो लिस्ट जल्दी डिक्लेयर करने का है, उसमें ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह जी जैसे, उनका ये सोच रहा होगा कि जल्दी कर दें और फिर देखें कि इस पहली लिस्ट निकलने से क्या दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, विद इन बीजेपी और आउटसाइड बीजेपी, कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता है, बीजेपी में क्या रिएक्शन होता है। लेकिन देखिए, जो आपने बोला था कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, ललिता यादव जी का छतरपुर से नाम डिक्लेयर हुआ और वहाँ अर्चना गुड्डू सिंह जी ने, उनके सपोर्टर्स ने डालना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे कि 18,000 वोटों से जो हारे उनको आपने दे दिया, 3,000 वोटों से दीदी जी हारी थी, उनको इसी का एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। आपके ये प्रचारित किया गया, जैसे मैंने धनुप्रिया साहब से कहा, उनके बारे में भी प्रचारित था, इनके बारे में भी, बीजेपी के बारे में प्रचारित था कि भाई कई लेयर फिल्टर लगे हैं, कई तरह के सर्वे हुए। कहा गया एक अमित शाह जी की टीम भी एक सर्वे कर रही है, एक शिवराज जी की टीम भी कर रही है, एक बीडी जी की भी संगठन की टीम भी सर्वे कर रही है, एक संघ भी कर रहा है। आपको लग रहा है कई लेयर की फिल्टर के बाद ये सबसे काबिल लिस्ट आई है, अगर आई है तो? और अगर ये इतने सारे फिल्ट्रेशन के बाद आई और पहला रुझान आ गया है, तो फिर मतलब सोचना पड़ेगा खुद बीजेपी को भी कि क्या ये सही लिस्ट है। और यही सवाल है आपने जो उठाया है कि क्या ये सही लिस्ट है, क्या ये स्थायी लिस्ट है, या ये केवल जिसे बोलते हैं कि एक माहौल समझने की लिस्ट है कि ये लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी के अंदर क्या माहौल होता है, असंतोष कितना उत्पन्न होता है, कैसे उससे निपटा जा सकता है। तो ये टेस्ट समान भी लग रहा है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकती है ये लिस्ट। एक बार आप दुर्गेश जी इन कर लेते हैं, आपको भी जो आप जवाब देना चाह रहे थे वो जरूर दीजिएगा, वक्त बहुत है आज हमारे पास। ये जरूर मैं 2-3 चीजें पूछ लेता हूं कि भाई जो देशदीप जी भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप कहेंगे तो गिना दूंगा, 1-2 हमारे इलाके के भी है जिनके जो लगातार हार रहे, और भी बहुत सारे नाम हैं जो जिनके बारे में ऐसा इनपुट मुझे डाउट है कि पब्लिक ने दिया होगा, अगर आपने कई लेयर का सर्वे कराया, वो नाम भी मैं देख रहा हूं कि लिस्ट में हैं और उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ये सवाल उठ जाता है कि क्या ये वाकई स्थायी रहेगी चुनाव तक? देखिए, निश्चित रूप से स्थायी रहेगी। और जयदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से वो पत्रकारिता को बहुत करीब से देखते हैं, राजनीति को करीब से देखते हैं, तो वो इन सब चीजों को कंबाइनली जो बात बता रहे हैं, ये इनकी राय होगी।
पर हमने जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो लिस्ट जारी की, और निश्चित रूप से वो सब पैरामीटर, तो सब चीजें देख के राजनीति में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, उन सब चीजों को देख के जारी की। और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ में से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ निकालने की बात होती है। पार्टी जिसको मौका देती है, प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उनके लिए, और निश्चित ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने इस बार जो हमें लक्ष्य दिया है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रशिक्षण की पराकाष्ठा करते हुए वो उस लक्ष्य को हासिल करना, आपकी बार 200 पार, उसको हम छूते हुए नजर आएंगे। इसके पहले दुर्गेश जी, धनुपे साहब ने बोला था, मैं बोल दे रहा हूँ कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो थोड़ा तबीयत से बोलने की है। आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। मैं और आपको और सरलीकृत करके बोल देता हूँ कि साहब, यदि आपको हारी हुई सीटों पे देना था, सुन तो लीजिए, फिर जाऊंगा धनुपे साहब पास। हमारे मित्र दुर्गेश जी के साथ अन्याय हो गया भाई। दुर्गेश जी, आप हारी हुई सीटों पे देना था तो फिर ये क्यों होल्ड कर लिया? काला पीपल के होल्ड, मैंने जीतू पटवारी जी के अगेंस्ट कर दिया, लेकिन खुनहाल के अगेंस्ट रोक लिया। फिर आपने शाजापुर वाला भी रोक लिया, आगरमालवा होल्ड कर लिया, सुसनेर होल्ड कर लिया, ये उमंग सिंगार वाली सीट होल्ड कर ली। तो अगर हारी हुई पे देना था, क्या क्राइटेरिया था? थोड़ा अगर समझा सको आप, पार्टी लाइन जितना आपको अधिकृत करती उतना तो बता दीजिए, क्राइटेरिया क्या था ये टिकट अनाउंसमेंट? ये पार्टी लाइन जो अधिकृत करती है उसी के आधार पर, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। जब वरिष्ठ नेतृत्व में बैठता है तो वो निश्चित रूप से हर उस चीज को काउंट करता है कि क्या कैसे कैंडिडेट होना चाहिए, उसकी ग्राउंड में कितनी पकड़ होनी चाहिए, सब पैरामीटर्स में जो सर्वश्रेष्ठ है, ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, वो निकल के आए। और मैं धनोपिया जी का, मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखिए, मैं आपका हमेशा ऐसे हंसता खिलखिलाता हुआ ही मित्र वोटर होंगे ना शायद आपके, वो इसीलिए तो कह रहे हैं। अगर आप पर एक बात, आप जो निपटाने वाली बात कह रहे थे, वो तो हम देख ही रहे कि कैसे दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को निपटा रहे हैं, कांतिलाल भूरिया को कौन निपटा रहा है। तो सर, अभी टिकट पे कल से आ जाए, मतलब रोज तो आरोप प्रत्यारोप लगाई देते। धनुष साहब, यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो कुछ जगह जो ये तबीयत से आ रहे, मैंने डिंडोरी में तबीयत से ओमकार ने भी हराया, वो रोक ली उनने, शहपुरा दे दी। हाँ, मैंने ऐसे एक हारे देने की बजाय आपको क्या लगती है कि कुछ जगह रोक लिया, कुछ जगह दे दिया? देखिए प्रवीण जी, अभी आपने खुद कहा इस बात को कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। सब जगह तो घोषित नहीं की और सारे कांग्रेस की सीटों पर भी नहीं किया। आजकल कांग्रेस की आती है 95 तो कांग्रेस की सीट है ना, तो 95 पे डिक्लेयर करते हैं, ऐसा था। ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के लिए, कहाँ विरोध होता है, किस लेवल तक होता है और क्या उसके परिणाम होंगे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसमें, मैं पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा है ऐसा कि जो लिस्ट है ना, इसमें संभावित है, इसमें 100% कंटिन्यू तो नहीं रहेंगे, बहुत से लोग बदल जाएंगे। तो पहला रिएक्शन माने आपका, आप इग्नोर करोगे इस लिस्ट को, इसका काउंटर तलाशोगे? मान लो, हो सकता है आप सोचोगे संभावित और यही स्थायी हो गई। तो हम तो गंभीरता से ले रहे हैं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है वो, लेकिन मेरा कहना, हमें इसी चिंता नहीं है। 2018 में भी हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीत कर आए थे, फिर जीत के आएंगे, काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है, महंगाई कहां पर है, भ्रष्टाचार कहां पर है, सारी चीज़ देखिए ना आप। इससे जनता कितनी कुछ मतलब परेशान है, इन सबका फायदा तो मिलना ही है ना। निश्चित रूप से ये किसी को खड़ा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके काले चिट्ठे जरूर इतने बाजार में आ जाएंगे, इतने फोटो, इतने सोशल मीडिया में जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले समय हम लोग आप यही चर्चा करेंगे कि क्या हो गया, रोज करेंगे। पर देशदीप जी को इन करते थे, देशदीप जी जो धनुपे साहब कह रहे हैं उसका और सरलीकृत कर देता हूं मैं कि अगर पहले से टिकट अनाउंस हो जाए, पहले से नाम सामने आ जाए, तो वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों, माने ये केवल पॉलिटिक्स में नहीं, कहीं भी एक नाम पहले आ जाता है तो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ बहुत बेहतर तरीके से विरोधी को पता चल जाती है। तो आपको लगता है फायदा होगा कि नुकसान? देखिए, जो बीजेपी ने जो दिखाने की कोशिश करी है वो तो यही है कि भाई हमने बहुत पहले नाम डिक्लेयर कर दिए हैं और ये ज़्यादातर वो सीट्स हैं जिसमें उनके कैंडिडेट्स हारे थे, तो उनको बहुत थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए कि नवंबर के 3rd वीक में अगर चुनाव होते हैं, आज अगस्त का 17 तारीख है, तो उनके पास समय ज़्यादा हो जाएगा काम करने के लिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू वो भी है जो आपने कहा कि असंतोष भी उतना ही हो जाएगा। जैसे आज छतरपुर में वो शुरू हो गया है वो असंतोष, ऐसी सुखबुगाहट बाकी कई जगहों, बहुत और भी जगह से भी आ रही है। हाँ। सब जगहों से इस तरह की स्थिति आ रही है। तो वो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी को चुनाव जीतना है और उनके स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो आज सर्वश्रेष्ठ स्ट्रेटजी बनाने वाले माने जाते हैं अमित शाह जी।
तो हम ये मान के चल रहे हैं इसमें ज़रूर उनकी कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। कांग्रेस भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही है, आप और हम भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। लेकिन अल्टीमेट सोच तो यही होगी कि वो चुनाव जीतें। अब इसमें से कितने कैंडिडेट्स इनके फाइनल हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप देखिए हम मान के चलें कि अगर ये लिस्ट में कुछ नाम बदलते हैं तो फिर उनका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली असंतोष और असंतोष हो फैला देंगे जाएंगे, तो और डबल असंतोष होगा। तो इन सारी चीज़ों की भी शायद बीजेपी ने प्रोज और कॉन्स का मापन किया होगा और उसके बाद ही डिक्लेयर करी होगी ये लिस्ट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से अभी एक पासा फेंका है बीजेपी ने, पहली लिस्ट डिक्लेयर करी है, अब कांग्रेस उस पर क्या रिएक्शन करेगी ये देखना है। फिर क्या ये नाम बदल सकते हैं या यही नाम रहेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेस में चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी बहुत कट एक सवाल पूछ लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आदर्श जवाब देने के बजाय आप इसका तार्किक जवाब देंगे। रणवीर जाटव एक नाम है गोहद से, वो सिंधिया जी के साथ गए थे, छोड़ के उन्हें किनारे कर दिया, सब लाल सिंह आर जी को दे दिया। ऐंदल सिंह जरूर आ गए इसमें दोबारा से। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि अब जो सिंधिया जी के साथ जितने नाम गए थे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी अब ये, मतलब ऐसे दाल का एक चावल हम छू के देखते हैं, चावल का एक दाना कि पका है कि नहीं, तो पका हुआ दिख रहा है क्या ये सिंधिया जी के संदर्भ में? देखिए सभी चीज पकी हुई है आप रवि जी, जो मैं हमारी चुनी न जाएगी कि कौन सा दाना पका हुआ कौन सा नहीं है। और अब वो बात भी गई कि आए गए हो गए कि आए थे, अब तो वो भाजपा के लोग हैं और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है, अपने संगठन को मां मानता है। आज संगठन ने जो निर्णय किए हैं, निश्चित रूप से जितने कार्यकर्ताओं के नाम आए वो पूरी प्राणपण से उनको समय मिलेगा काम में जुटने का, उनको समय मिलेगा। और हमारी जन जो नीतियां हैं, हमारा जो है जिससे लोग हितग्राही सतत संपर्क होगा उनका कि आने वाले समय में ये भाजपा के उम्मीदवार। और मेन तो ये होगा उनको काम करने का मिलेगा। रही बात धनोपिया जी, तो धनोपिया जी डिफरेंट फंड्स में लगे रहें कि बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पर एक चीज तो ये है कि हमारे संगठन ने बाजी मार ली है और जितनी सीटें हम ये जितनी बातें कर रहे हैं धनोपिया जी की हमारी जानते हैं। धनोपिया जी आप मुश्किल से 20-25 पे आके रुकेंगे, जिस तरह से आप आगे आगे देख सकता है क्या। अच्छा, तो अब की बार 300 पार हो जाएगा, ये 25 में आगे रुकेंगे 200 पार हो जाएगा, 200 पार हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है प्रवीण, 200 पार हो जाएगा। 200 लक्ष्य जो लक्ष्य है मैंने आपको पहले ही बताया, 202 के आसपास, मैं 205 हो जाएगा, 230 में से इन कर लेते हैं। धनोपिया जी के इन कर लेते हैं सर। धनोपिया साहब, ये जो इन्होंने किया सिंधिया, जो एक नाम मैंने गिना भी दिया आपको कि भाई, तो ये 22 आपको लगता है कि ये वैसे आज आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? और दूसरा, भोपाल की 2 सीटों पे जरूर बात कर लेते हैं जो इन्होंने टिकट दिया, वो आपको कितने ताकतवर, कितने मजबूत लगते हैं अपने मुकाबले में? देखिए, अभी सिंधिया जी की जो बात है, तो सिंधिया जी तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। सिंधिया जी के साथ जितने लोग गए थे उसमें से कम से कम 10 से 12 लोग इंपॉर्टेंट जो उनके फैक्टर थे, साथी थे, कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कल भी एक साथी और आ रहे हैं जावत से, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब सिंधिया जी का तो बीजेपी में कोई बचा नहीं है, उनको तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो थी बीजेपी की, जो हमेशा करती रही है, वही किया, वही करा जाएगा। तो रणवीर जाटव को ले आओगे मतलब अब वापस? रणवीर जाटव हम नहीं जाएंगे, हम टिकट थोड़ी दे रहे हैं इनको, हम टिकट नहीं दे रहे। हम जयचंदों को जो गए हैं, बिके हैं, उनको नहीं दे, उनके साथी लोगों को ले रहे हैं, जो साथी लोग रहे हैं। हम कोई भी ऐसा एमएलए नहीं लेंगे जो कांग्रेस पार्टी से छोड़कर पैसे लेकर बिक गया है, सरकार गिराई है, उसको नहीं लेंगे। लेकिन उसके साथियों को जिन्होंने प्रलोभन दिया, भावनात्मक खेल खेला, उनके साथ की बात हो रही है, उनको लेंगे, वो ले रहे हैं, आ ही रहे हमारे लोग। भोपाल की 2 सीट, भोपाल की दोनों सीटों के मामले में देखिए ऐसा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी कहना। मैं समझता हूँ कि आरिफ वकील साहब के मुकाबले पहले भी एक बार चुनाव हार चुके हैं आदरणीय, कोई इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि सीट मेरी है, मैंने गोद ली है, ना गोद रही ना वो सीट रही। और हमारे यहाँ दूसरे आरिफ वकील साहब लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आरिफ वकील साहब स्वस्थ है, चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक एक जो मध्य भोपाल की है, तो वहाँ तो सीधा सीधा एक ही है, हमारे आरिफ मसूद जी को एक ही नारा लगाना है, बहनों के सम्मान में आरिफ मसूद मैदान में। वाह, नारा भी तय हो गया। तत्काल से देवदीप जी को इन करते। देवदीप जी, यही जो बात मैंने कही कि क्या हम सिंधिया समर्थकों को निराशा पहले से ओढ़ लेनी चाहिए? एक हमको जो उदाहरण दिखा उससे कि सारों की शायद टिकट ना मिले। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये जो मैं ज़रूर बता देता हूँ, आपको शायद याद होगी कि ये राजेश सोनकर जो हैं वो ऐसे लग रहा था कि शायद इनके मुश्किल पैदा कर सकते हैं सांवेर में, तो उन्हें शिफ्ट किया सोनकच्छ।
तो एक तो लग रहा सहूलियत सिंधिया जी को भी दे दी गई, सिंधिया जी के समर्थक को। देवदीप जी देखिए, अभी इसके आपके इस सवाल के पहले भी ये बात हुई कि सिंधिया जी के लोगों के साथ क्या दिक्कत आ सकती, क्या दिक्कत नहीं आ सकती। भाजपा के हमारे मित्र बता रहे थे कि वो सब उसमें अमलगमेट हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी सच्चाई ये है कि अभी भी सिंधिया जी और उनके समर्थकों की स्वीकारोक्ति नहीं हुई है बीजेपी में। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बहुत कम है। इसीलिए बीजेपी के लोग भी ये मानते हैं कि आज की तारीख में एक नाराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, वगैरह वगैरह। ये इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तीसरी बात कि देखिए, सिंधिया जी का जो मेन जो इशू है वो ग्वालियर चंबल संभाग में उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, और वहीं के एक बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो आज पोजीशन है बीजेपी में, टिकट वितरण में, कोऑर्डिनेशन में, तो वो आज सिंधिया जी के ऊपर हैं, एक लेवल ऊपर हैं, दिख भी रहा है, और ये दिख भी रहा है, लिस्ट में दिख रहा है। तीसरी और एक बात और कि जब टिकट वितरण होगा तो वहाँ सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं। डेफिनेटली अपने सपोर्टर्स को वो चाहेंगे या ऐसा चाहेंगे, डेफिनेटली एक नेता के मन में सोच होती है कि उसके ज़्यादा लोगों को टिकट मिले। बनस्बत दूसरे फैक्टर जो रहता है जिस यहाँ सिंधिया जी, एक बात बताऊँ आपको, वहाँ पे इस लेवल तक की समस्या थी या अभी भी है कि जो ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका चेयरमैन कोई नियुक्त नहीं हो पाया, और ऐसा कहा जाता है कि उसका मेन कारण था कि वो सिंधिया जी का समर्थक होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का समर्थक होना चाहिए। इस बैकड्रॉप में, इस परिप्रेक्ष्य में ये ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के लोगों को दिक्कत हो सकती है, उनके लोगों को मनमाफिक टिकट वितरण में। एक एग्जाम्पल अभी आ गया है रणवीर जाटव जी का, जो उनके साथ पाला बदल के आए थे और उनको टिकट नहीं मिला है। एक बार दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, भोपाल की बात करें तो ये बात तो सही है कि आरिफ अकील को तो आप लोग बहुत लंबे वक्त से हराने के प्रयास में हो और नहीं हरा पा रहे, वो लगातार जीत रहे। और दूसरा, धनोपिया साहब ने एक नारा भी दे दिया मध्य के लिए अभी से कि भाई आरिफ मसूद को सहूलियत क्यों हो जाएगी। आपको उम्मीद है ये दोनों सीटें आलोक शर्मा जी और ध्रुवनारायण सिंह जी जीत के ले जाएंगे? निश्चित रूप से दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। ये मुगालते पालते रहे, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे इसके साथ ही, पर आलोक शर्मा जी के लिए जो ये बात करते थे तो वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी का कर रहे हैं। भोपाल के महापौर रहते हुए अनेक सौगात संपत्ति कमाई महापौर रहते हुए पुराने भोपाल में। ये कांग्रेस का कल्चर होगा जब संपत्ति कमाने वाला। हम तो सेवा के रूप से, सेवा का काम करने राजनीति में आते, मिशन के रूप में आते हैं। और इन्होंने जो आरिफ मसूद जी की बात कही, मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों में से हैं और वो अपनी के लिए काम करते, तो निश्चित रूप से। और हमारे जो ध्रुवनारायण सिंह जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से वो एमएलए भी रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम दोनों सीटों इस बार जब हम रिजल्ट्स होंगे प्रवीण जी, उसके बाद भी आप अपन लगातार चुनाव तक रहेंगे अपन साथ में। भाई धनोपिया साहब को इनकर लेते, रिजल्ट पर नहीं, अभी तो लगातार अब तो यही चल रहा है। नहीं पूरे धनोपिया साहब ये बता दीजिए केवल कि इसके काउंटर में कुछ शुरुआत करेंगे क्या? काउंटर निश्चित रूप से देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव का कोई भी उम्मीदवार आए, चाहे ये रहे चाहे बदला है, गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे चूंकि वहाँ पर ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं तो उनकी अपनी रणनीति, अपना काम करने का तरीका उनका है, और उन्होंने जितने काम किए हैं उनके सभी फैसले बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं वो बताएंगे, और जो उन्होंने आज तक इनकी 39 में से कितनी आपको लग रहा है जीत रहे हो या हार रहे हो? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ 39 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो एक क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से दे दीजिए आपका इन दोनों के क्लेम पे। देखिए, दोनों के अपने अपने क्लेम है, दोनों नेता हैं और दोनों में ये नहीं कहेंगे कभी भी कि हम हारेंगे या नेता हैं। 39 की 39 धनोपिया जी, ये सब चीजें देखना बंद बस बिल्कुल फिसल गया सर वक्त। लेकिन जहाँ तक आपने भोपाल की 2 सीटों का बारे में बढ़ा, वो उसमें इंटरेस्टिंग होगा, और ध्रुवीकरण निश्चित रूप से उन दोनों सीटों पे इस लाइन से बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण होने वाला है। सहमत हूं मैं इस लाइन से। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात तय है, ये टिकट रहें, स्थायी रहें, बीच में से बदल जाएं, वो सब अलग मसला हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज के इस टिकट घोषणा के बाद से एमपी का सियासी माहौल और गर्माएगा, और लगातार आपको खबरें, दावे, आरोप ये सब देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आप लगातार देखते रहिए BSTV। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। देखते रहिए BSTV।